अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में आपको हम खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, ज़ेर-ए-इल्तवा मुक़द्दमात के ख़ात्मे के लिए चीफ जस्टिस के इनकलाबी इक़दामात पर वकला एहतजाज पर क्यों उतर आए हैं। और जबकि दूसरी तरफ बात करेंगे, नाम नेहाद सेकुलर भारत का चेहरा आलमी जरीदे भी मंजर आम पर लाने शुरू हो गए हैं। बीजेपी का मकरू चेहरा और एजेंडा इंतखाबात के नताइज पर असरअंदाज हो सकेगा, इस पर बात करेंगे आज। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ने अपनी पहली तकरीर में कहा था कि जाली केसेस के खिलाफ डैम बनाऊंगा और ज़ेर-ए-इल्तवा मुक़द्दमात का फ़र्ज उतारूंगा। चीफ जस्टिस ने 3 मार्च को ज़ेर-ए-इल्तवा मुक़द्दमात के खात्मे के लिए मॉडल कोर्ट्स बनाने का ऐलान किया और उसके साथ ही 11 मार्च को नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के इजलास में सेक्शन 22A और 22B को भी ख़त्म करने का फैसला किया गया। इन इक़दामात का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि अदालतों पर जो केसेस का बोझ होता है इसको कम किया जाए और आवाम को फौरी इंसाफ फराहम किया जाए। लेकिन जब चीफ जस्टिस के इक़दामात के खिलाफ वकला बिरादरी सरापा एहतजाज बनकर सामने आ गई है और कल वकला ने 25 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करने का इंदिया भी दे दिया है। और जबकि अपनी ही वकला बिरादरी को ये धमकी भी दी है कि अगर कोई वकील मॉडल कोर्ट्स में पेश होगा, प्रोसिक्यूशन करेगा, उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक चीफ जस्टिस के इनकलाबी इक़दाम मॉडल कोर्ट्स में मुक़द्दमात की समाअत के आदाद के मुताबिक मुल्क भर की 116 मॉडल कोर्ट्स ने 10 दिनों में 1464 फौजदारी मुक़द्दमात के फैसले किए, जिनमें से 609 कत्ल और 855 नारकोटिक्स के मुक़द्दमात है। फौरी इंसाफ के इस इनकलाबी इक़दाम के अदलिया, पुलिस समेत तमाम जो इदारे हैं ये इसमें हेल्प कर रहे हैं, मुआवनत कर रहे हैं। तो फिर आखिर वकला बिरादरी क्यों मॉडल कोर्ट्स के ख़िलाफ़ है? क्यों नहीं चाहते हैं कि लोगों को जल्दी इंसाफ मिले, वक्त पर इंसाफ मिले, लोगों के जो केसेस 20-20 साल लटकते थे उससे लोगों को निजात मिले? क्या वकला फिर यही कहा जाए कि वही घिस्सा पिट्टा जो निज़ाम है उसी को चाहते हैं, जिसमें केसेस साल साल लटकते हैं और केसेस के साथ सालीन को भी इंतज़ार की सूली पर लटकना पड़ता है? क्या केसेस के ज़ेर-ए-इल्तवा होने की असल वजह वकला ही हैं और वकला क्यों मॉडल कोर्ट्स के इनकलाबी इक़दाम को सबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं? पर बात करते हैं प्रोग्राम में। ज़फ़र इलाली साहब मेरे साथ हैं, PTI के रहनुमा उस्मान डार साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस साहब हमारे साथ हैं, सदर सुप्रीम कोर्ट बार अमानुल्लाह कनरानी साहब हमारे साथ होंगे, साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया। अहमद अवैस साहब, मैं आपसे शुरू करती हूँ। अहमद अवैस साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है, जाहिर है हर शहरी ये चाहता है कि उसे जल्दी इंसाफ मिले, उसे सस्ता इंसाफ मिले। ये मॉडल कोर्ट्स जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, मॉडल कोर्ट्स अब देखें ना, 1 से 10 अप्रैल तक की 1464 मुकदमात का फैसला किया। मुल्क भर में 116 मॉडल कोर्ट्स जो है ना वो काम कर रही हैं। तो वकला बिरादरी को बेसिकली इस पर एतराज़ क्या है? मुखालिफत किन वजूहात की बिना पर आप करें कि मॉडल कोर्ट्स होनी नहीं चाहिए? देखिए, बात यह है कि मॉडर्न कोर्ट का जो मसला है, असल में तो किसी ज़माने में, आज से बहुत साल पहले भी तरीक़ेकार यही था कि जब एक दफ़ा मर्डर ट्रायल शुरू हो गया तो उसको डे टू डे बेस के ऊपर चलाया जाता था और वो जब तक ख़त्म नहीं होता था वो कंटिन्यू रहता था। ठीक है। और इस तरह से 5-6 दिन में, 1 हफ्ते में, 10 दिन के अंदर केस जो है उसका फैसला हो जाया करता था। लेकिन उसके बाद जो जो अदालतें मुकदमात की भरमार होती गई, पॉपुलेशन में बहुत इजाफा हो गया, क्राइम रेट हमारा बढ़ गया, तो अदालतों की तादाद प्रोपोर्शनेटली नहीं बढ़ी। लिहाजा एक जज के पास अंडर बर्डन हो गए, वो भी बहुत सारे मुकदमात उनके पास अंडर ट्रायल केसेस जो हैं वो बहुत आ गए। और साथ ही साथ ट्रायल के जो वकला जो हैं, मतलब ये हर आदमी, हर वकील जो है वो ट्रायल का एक अच्छा वकील नहीं हो सकता। एक बड़े स्पेसिफाइड अच्छे लोग हैं जो ट्रायल में, लिहाजा ऐसे बड़े मुकदमात जो हैं, जो एंटी टेररिज्म के ट्रायल हैं, जिसमें कत्ल के मुकदमात हैं, तो हर जो प्रोसिक्यूशन वाला हो या वो डिफेंस वाला हो, वो क्लाइंट ये चाहता है कि वो अच्छे से अच्छा ट्रायल का वकील जो है उसको लेकर आए। लिहाजा जो अच्छे ट्रायल के वकला हैं उनके पास, एक के पास कई मुकदमात हैं। सही है। और जब डे टू डे जब ऐसे ट्रायल शुरू हो जाएगा तो उनके लिए एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी पैदा होगी। मेरे ख्याल में इस एस्पेक्ट को भी मद्देनजर दूसरी तरफ इसको पॉजिटिवली अगर देखा जाए तो अदालतों पर जो केसेस का बोझ है वो भी तो खत्म होगा ना, लोगों के केसेस भी तो जल्दी निपटेंगे ना। वो जो साल लटकते थे, अगर कोई केस 5 साल लटक रहा है, 4 साल लटक रहा है, अगर वो जल्दी खत्म हो जाता है। जी
मैं इससे एग्री करता हूँ। हाँ। ये जो चीफ जस्टिस साहब ने जो ये प्रपोजल उनकी जो है और ये मॉडल कोर्ट की जो है, ये बड़ी अच्छी प्रपोजल है और ये एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट है। हाँ। ये अगर कामयाब रहता है तो इसको बिल्कुल बढ़ाया जाए और बढ़ाना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो स्केर्सिटी ऑफ जजेस है, जज साहबान की तादाद को बढ़ाना चाहिए ट्रायल कोर्ट के लिए, नीचे की अदालतों के लिए, और उसी प्रोपोर्शनिटी यही बात, इन चीजों पर बात हो सकती है ना, इन चीजों पर बात हो सकती है ना कि वकीला बिरादरी निकले और कहे जी हम तो 25 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हम एहतजाज करेंगे। इन इश्यूज को आप चीफ जस्टिस के सामने रखें कि आप ये काम भी करें। वो तो एहतजाज की जो सूरत हाल है ये चाहिए जी। मैं पर्सनली बिल्कुल इस पे खुद बिलीव करता हूं कि उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनके सामने लॉजिक और रीजन की बुनियाद के ऊपर ये बात करनी चाहिए और वो एक्सेप्ट करेंगे। मैं उनको जानता हूं कि वो लॉजिक और रीजन को बहुत बड़ी खुशी से वो उसको एक्सेप्ट करते हैं और वो खुद भी लॉजिक और रीजनिंग से बात करते हैं और बड़े हलीम तबाह हैं। कुछ वकीला से मेरी बात हो रही थी अहमद अवैस साहब, वो कह रहे थे कि एतराज हमें इस चीज पर भी है कि भाई आप इसमें सिर्फ मखसूस केसेस क्यों सुन रहे हैं, बाकी इसमें सिर्फ यही है ना कि आप इसमें कत्ल के सुने और मनशियात रिलेटेड जो केसेस हैं आप उसी को, बाकी केसेस क्यों नहीं आप फिर इसमें सुन सकते। ये वकीला का एक जो बड़ा और मेन जो उनका एक एतराज़ है वो सामने आ रहा है, क्या ये दुरुस्त है? नहीं, देखिए ना, ये मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा इल फाउंडेड है इस वजह से कि ये एक एक्सपेरिमेंट बेसिस के ऊपर है ना, कि अगर ये बड़े हीनस ऑफेंस की नौयत के जो केसेस हैं, कत्ल है या एंटी टेररिज्म की अदालतें हैं, वहाँ पे जो ट्रायल के केसेस हैं उनको वो एक ट्रायल बेसिस के ऊपर और वो एक मॉडल के बेस के ऊपर, एक एक्सपेरिमेंट बेस के ऊपर वो ये चला रहे हैं। और ये जब एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाएगा तो फिर इसको बढ़ा दिया जाएगा, इसका दायरा जो है वो और बड़ा कर दिया जाएगा और तमाम केसेस जो हैं उनको इसके अंदर शामिल कर लिया जाएगा। मेरे ख्याल में ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये एक पहली स्टेज है। अगर यहाँ से कामयाबी हो जाती है तो यकीनन इसको आगे बढ़ाया जाएगा, ये यहाँ तक नहीं रहेगा। ये सही हिलाली रोजाना की ख्याल है ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। रोजाना की बुनियादों पर समातें हो रही हैं हिलाली साहब। बलोचिस्तान की 24 मॉडल कोर्ट्स ने 287 मुकदमात का फैसला दिया, केपीके की 27 मॉडल कोर्ट्स ने 387 मुकदमात का फैसला दिया, पंजाब की 36 मॉडल कोर्ट ने 545 केसेस का फैसला दिया, इस्लामाबाद की 2 मॉडल कोर्ट्स ने 54 मुकदमात निपटाए, सिंध की 27 मॉडल कोर्ट्स ने 191 मुकदमात का जो है ना फैसला किया। अहमद अवैस साहब कह रहे हैं एक्सपीरियंस है ना, अगर अच्छा हो गया तो इसको यकीनन इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए। तो इन चीज़ों को देखकर लग रहा है जिस तरीके से मुकदमात निपटाए जा रहे हैं, इस मसले को आगे नहीं लिंगर ऑन करना चाहिए, एहतजाज के मिलकर बात करनी चाहिए। लोगों के मुकदमात सुने जा रहे हैं, रोजाना की बुनियादों पर हेयरिंग हो रही है। आपको नहीं लगता वकीला ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? नहीं तो फिर इनसे पूछिए ना, ये तारीफ कर रहे हैं वकला का, वो कह रहे हैं कि वकला जो है वो सेंसिबल लोग हैं, उनके साथ लॉजिक दें तो वो ठीक हो जाएंगे। ये बैठे हुए हैं आपके साथ, इनको पूछें तो फिर क्यों निकल रहे हैं अपने चीफ जज के खिलाफ? मुझे बताएं ये क्यों निकल रहे हैं? 120 साल पुराना सिस्टम। नहीं नहीं, यही इन लोगों का सेल्फ इंटरेस्ट है, आप समझती नहीं है। आपको पता है ये आप आए ना इस बात पे, एफआईआर पे आए थोड़ा सा, मैं आपको बताना चाहता हूं। एफआईआर जो फाइल होते हैं 99% उस पे झूठ होते हैं। बात सुनिए आप थोड़ी सी, 99% उस पे झूठ होते हैं और ये झूठ जो है वो अपील पे जाता है। देखिए, आप जाएं एफआईआर फाइल करने के लिए, आपको पुलिस वाले कहते हैं भाग जाओ, आप जाते हैं जज के पास, जज कहता है हाँ लो इसको फाइल करो। जब आप फाइल करने जाते हैं तो आप वो जो वकला है वो कितने पैसे लेता है आपसे फाइल करने के लिए? वो कम से कम 10,000 ले रहा है ना। सही है। 2 महीनों में 6 लाख एफआईआर इस तरीके से फाइल हुए हैं। आप सोचिए कितने पैसे ये वकला बना रहे हैं। ये जो कानून है इस वक्त, इसको सिर्फ करप्ट वकला, करप्ट पुलिस, करप्ट जजेस, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स यही इनसे फायदा उठा रहे हैं। चीफ जस्टिस बिल्कुल सही कह रहा है, 120 साल हो गए हैं और कोई तब्दीली अभी तक नहीं आई है। 2 साल लगते हैं एक आदमी को अपियर करने केस के आगे। भाई ये क्या हो रहा है? आप कहते हैं दिस इज कॉमन सेंस, नो दिस इज करप्शन। इसीलिए ये सब हो रहा है, ड्राफ्टिंग और फाइलिंग में जो उनका बनता है। क्या कर रहा है ये बेचारा चीफ जस्टिस? वो कह रहा है ह्यूमन एविडेंस को छोड़ो, फोरेंसिक एविडेंस पे जाओ।
क्यों नहीं जाते हैं ये फोरेंसिक एविडेंस? पूरी दुनिया जाती है डीएनए पे, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पे, ये क्यों नहीं जाते हैं? बिल्कुल सही। नहीं, ये क्या ठीक है? सदर सुप्रीम कोर्ट बार अमानुल्लाह कुन्ना भी हमारे साथ है। अमानुल्लाह साहब, वुकला ने तो धमकी दे दी है भाई कि 25 अप्रैल को हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाएंगे, एहतजाज करेंगे, ये जो मॉडल कोर्ट्स का क़याम है ये उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। वुकला बिरादरी क्या चाह रही है? इस सिस्टम को होना ही नहीं चाहिए या इसमें कोई तब्दीली होनी चाहिए? मुशावरत से मिल बैठकर कोई देख लिया जाए कि इसको किस तरीके से चलाना है, इसका मॉडल किस तरीके का होना चाहिए? ये जो एहतजाज की कॉल है ये फाइनल है या कोई भी बातचीत के दरवाजे खुले हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ दुनिया में या किसी भी माशरे में तरक्की के और तब्दीली के हमेशा इम्कानात होते हैं और उसको इम्कानात को बंद नहीं करना चाहिए। सही। जब कभी कोई तरवीज होती है, तरक्की होती है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें लाजमी होती हैं। सिर्फ उसमें समझने की बात होती है। कई इश्यूज़ हैं, आपके पास टाइम कम है, मैं दोहराऊंगा नहीं। जी। कई इश्यूज़ हैं। पाकिस्तान में आइन बना तो उस वक्त 1973 में, आज 24 तरमीम हो गए आइन के अंदर। अमेरिका के आइन के अंदर भी तरमीम हुई, कवानीन के अंदर भी इसी तरह जो है तरमीम होती हैं। ज़रूरत और हालात के मुताबिक उसके अंदर तब्दीलियाँ आती हैं और हमें चीफ जस्टिस साहब के इक़दाम से कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि उनकी नीयत में कोई फतूर नहीं है, कोई ये उसका कोई ज़ाती मकसद, ज़ाती शोहरत उसके अंदर कोई इन्वॉल्व नहीं है कि हम कहें कोई चीफ जस्टिस का उसमें ज़ाती मफाद है। ज़ाती मफादात के इल्ज़ामात बहुत सारे लोगों पर लगते रहे, मगर अल्लाह का शुक्र है कि हमारे चीफ जस्टिस साहब पर ऐसी बात नहीं है। सिर्फ समझ की बात है। अगर वकला से मिल बैठकर अब भी मौका है, मशवरा करें और उसको बतदरीज नाफिज करें ताकि ये मामला जो है आगे चल सके। लेजिस्लेटिव बैकिंग होनी चाहिए और तमाम स्टेकहोल्डर्स को शामिल करना चाहिए। ये मतलब है आपका कि लेजिस्लेशन कर लें इस पे? जी हाँ, क्योंकि ये बिल्कुल पुराने कवानीन को तब्दील होना चाहिए और वक्त और हालात के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक उसके अंदर तब्दीली तरमीम होनी चाहिए। मगर डायरेक्ट एहतजाज की कॉल दे दी, धमकी दे दी, हम 25 अप्रैल को जाएंगे, मुज़ाकरात की बात तो करें। असूल की बात है, हम एक असूल की बात कर। गुजारिश है, मज़ाकरात कोई हमारा मज़ाकरात का इशू नहीं। हम कोई दो मुतहारब ग्रुप नहीं है, जुडिशरी और वकला। हम एक ही फैमिली हैं, हम एक ही घर के अफराद हैं, एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। हमारा कोई आपस में ऐसा खुदा न ख्वास्ता लड़ाई या झगड़ा नहीं है, मज़ाकरात करें। हम कहते हैं इसके इशूज़ है हमारे, सब बेहतरी के लिए कर रहे हैं। अगर चीफ जस्टिस साहब भी कर रहे हैं तो बेहतरी के लिए कर रहे हैं और हम भी जो बात कर रहे हैं बेहतरी के लिए। अगर बेहतरी के लिए कर रहे हैं तो वकला फिर इसको एक्सेप्ट कर लें बतदरीज। तो वकला के साथ कोई बात करे तो एक्सेप्ट करें। उन्होंने तो नाफिज कर दिया और उस पर अमल शुरू कर दिया और बगैर पूछे। स्टेक होल्डर तो वकला इसलिए कि फिर आप वकालत का सिलसिला ख़त्म कर दें, बगैर वकील के मुफ्त में काम होगा। फिर जाएँ आप जो है मस्जिद में फैसला भी कर दें, मस्जिद आप यहाँ पर जाए दरख्त के साथ में फैसला कर दें, फिर इमारतें न बनाएं। ये सारी चीज़ें करते फिर तो कोई सारा सिस्टम कोलैप्स। ये ज़रा सिस्टम आपका जो निज़ाम है, ब्यूरोक्रेसी है, आप सफारतकारी है, सब कुछ है। वरना तो सारे काम खलीफा करता था। न सफ़ीरों की ज़रूरत है, न जजों की ज़रूरत है। काजी मुकर्रर कर दे, वो सारे फैसले खुद करे या खलीफा मुकर्रर कर दे। दुनिया में जब आपने तरक्की करनी है तो वकील भी उसका हिस्सा है। किसी ने खैरात में वकील किसी को नहीं मिला है, ये हिलाली साहब समझ रहे सारे वकील करप्ट है। माजरत के साथ हमें इस पर बुरा लगा है कि उन्होंने इस तरह। हिलाली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, हिलाली साहब की जरा सुन लें, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। आंख है, नाक है। अगर वकील ना होते आप इस माशरे में नहीं रह सकते थे। आप कोई सरदार, नवाब, जागीरदार, डाकू खा जाते। ये वकील है जो माशरे में लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। आप वकीलों के बारे में ये रिमार्क्स देते हैं। हिलाली साहब सुन लेना जी। हिलाली साहब, मैंने कहा है कि हमारे सोसाइटी में करप्ट लॉयर्स हैं, करप्ट जजेस हैं, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं, करप्ट पॉलिटिशियंस हैं। और मैं जानता हूं आप मेरे साथ एग्री करेंगे। इसका मतलब नहीं है कि हर आदमी करप्ट है, हर आदमी करप्ट नहीं है। सारे माशी प्रोग्राम, तुम्हारे सारी नसीहतें माजरत के साथ कोई करप्ट नहीं है। ये माशरे के इस्लाह की बातें किसी के करप्शन के इशू नहीं है। ये मुआवनत करना लॉर्ड्स है। बर्तानिया में कोई मुआवनत करे तो लॉर्ड्स है। ये पुलिस जो है कैसा इस्तेमाल करती है लॉयर्स के समेत बैठ के। हिलाली साहब की बात है, आप क्या समझते हैं? आप फरिश्ते हैं? करप्ट टू द कोर, करप्ट टू द कोर है। लेकिन सब ऐसे नहीं और ये जज तो है। हिलाली साहब, कुछ लोगों की वजह से आप पूरी बिरादरी को गलत नहीं कह सकते।
कुछ लोगों की वजह से मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये इनका इंटरप्रिटेशन है, मैं नहीं कह रहा था। वो अपने मुआवनत कर रहे हैं, अपने मेहनत कर रहे हैं, मुआवनत के जरिए कोई फीस देता है, रजाकाराना देता है, कोई उसको जबरदस्ती उसको अदालत के सामने नहीं लाता है, वकील के पास कोई जबरदस्ती नहीं लेके आता है, वो खुद चल के वकील के पास जाता है। वकील जो है उसका हिस्सा है, वकील पार्ट एंड पार्सल अदालत का जो है, अदालत वकील के बगैर अरे यार बात तो करने दो, अमानुल्लाह साहब, अदालत में नहीं हो अभी। अमानुल्लाह साहब, 14 दिन रिमांड, आप हिलाली साहब की बात का अपनी मर्जी से मतलब नहीं निकाल सकते, आप अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। उन्होंने सबको ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो करप्ट हैं, वो हर जगह मौजूद है, इसलिए पूरी बिरादरी को अगर आप इसमें लपेटेंगे तो वो अपनी सोच हो सकती है, आपके अपने अल्फाज हो सकते हैं, वो हिलाली साहब के अल्फाज नहीं है। अहमद अवैस साहब कुछ कहना चाह रहे थे। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि हिलाली साहब ने असल में कुछ बात इस अंदाज में की थी कि तासुर ऐसा पैदा हुआ कि शायद उन्होंने एक ऐसी लॉफ्टी स्टेटमेंट दी है जो सबके मुतालिक है, लेकिन उन्होंने अभी क्लियर कर दिया के अंदर पर्टिकुलरली। जी ठीक है, मैं मान ली, मैं आपको यही कहने लगा हूं कि देखिए पाकिस्तानी सोसाइटी जो है ना, सोसाइटी एक पूरी एज ए होल सोसाइटी इस वक्त डिटेरियोरेशन का शिकार है। हर तबका मकतबा फिक्र के अंदर आप देखिएगा कि डिटेरियोरेशन नजर आती है, और जब ऐसी कंडीशन होगी तो किसी एक डिपार्टमेंट को सेग्रीगेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, वो असरात हर जगह नजर आएंगे। जब टॉप पे करप्शन होगी तो वो नीचे तक उसका टिकलिंग डाउन इफेक्ट होगा। ऑनेस्टी अगर ऊपर होगी तो उसके नीचे तक आपको इफेक्ट आने नजर शुरू हो जाएंगे। यही सूरत हाल यहां पर है हमारी सोसाइटी के अंदर, क्योंकि बिजनेसमैनों के हाथ में रही भागदौड़ जो है वो सियासत की। लिहाजा आपको याद होगा कि 2500 साल पहले प्लेटो ने कहा था कि अ किंग शुड बी अ फिलोसोफर, कि अगर बिजनेसमैन को किंग बनाओगे तो वो तमाम वो पॉलिटिकल पावर को एक्वायर करेगा फॉर द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, और तबाह कर देगा सोसाइटी को। और ये हुआ हमारी सोसाइटी में। अब वो हालात हैं कि ये इनको ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा बैरियर क्रॉस करने हैं, बहुत तकदो करनी है, और बहुत बड़े स्टेप लेने होंगे, और सबको मिलकर काम करना होगा उसके लिए। उसको माशरे को ठीक करने के लिए बहुत सारी कोताहियां, बहुत सारी खराबियां माशरे के अंदर मौजूद हैं, और उसको ठीक करने के लिए ये ठीक है कि परसेंटेज जो है, कुछ परसेंटेज ऐसी है, उसके अंदर एक ऐसे लोगों की तादाद भी है कि जो वकील नहीं है, लेकिन वो बीच में अब वकील बन के बीच में घुसे हुए हैं और सोसाइटी को तबाह कर रहे हैं। हमारी लीगल फर्टर्निटी के ऊपर भी वो एक कलंक का टीका है, वो वकील नहीं है, क्योंकि वकील प्रोफेशनल आदमी जो है वो ऐसा नहीं करता। सही, वो इंतहाई मेहनत करता है और अपनी मेहनत का रिस्क कमाता है। अच्छा, अब वुकला को अंतर्राज्यीय मुकदमा से मुतालिक सेक्शन 22A और 22B जो खत्म किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, जाहिर है इसमें भी यही यूजर है कि अदालतों से मुकदमात का बोझ कम होगा, साइलिंग को आसानी होगी। इस पर क्या एतराज है? मेरे ख्याल में, हाँ मैं आपको बताता हूँ, इसके ऊपर मैं बताता हूँ, मेरे ख्याल में इसके ऊपर भी थोड़ी सी अगर मुझे कहेंगे। रानी साहब आपकी तरफ आ रही हूँ, जरा अहमद अवैस साहब का पूरा कमेंट मुझे लेने दें। जी मैं ये कहना चाह रहा हूं इसके ऊपर, जो आपने ये बड़ी अच्छी बात की है, इसके ऊपर ये देखना है कि ये जो 22A 22B वाली बात है ना, असल में इस बात का भी एहसास जो है चीफ जस्टिस साहब को करना होगा कि पुलिस के पास जब मुकदमा लेके कोई आदमी जाता है तो पुलिस उसे बिहेवियर उसका कैसा होता है। कॉमन मैन को पुरसाने हाल कोई नहीं है। वहां पुलिस वाले जो हैं वो नीचे जो SHO और जो रैंकर्स हैं वो इतना गलत तरीके से बिहेवियर करते हैं, इतनी बदतमीजी के साथ पेश आते हैं और इतना धुतकारते हैं उसको कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता कि वो अदालत में जाए। अदालत में उसको कम से कम वो रिस्पेक्ट मिलती है। लेकिन उसमें कहा गया ना कि जब साहिल फिर एसपी की सिफारिशात पर भी मुतमईन ना हो तो वो FIR दर्ज कराने के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर सकता है, ये ऑप्शन है। बात यूं है, बिल्कुल बात दुरुस्त है कि मुनीशी की अदालत में ये बात होनी चाहिए। हाई कोर्ट तक ये मामलात जो हैं वो इतने भरमार मुकदमात जो हैं ये नहीं आने चाहिए, क्योंकि और बहुत सारे अहम इश्यूज हैं कि जो हाई कोर्ट जिनका फैसला करे। लेकिन एट द सेम टाइम ये बात भी आप सामने रखिए कि फौजदारी केस एक ऐसा होता है कि जिस फैमिली के साथ ये गुजरी होती है उसके लिए तो दुनिया तंग हो जाती है, उसके लिए क़यामत टूट जाती है, और उसको फौरी इंसाफ की अगर सूरत पैदा नहीं होती है, मुकदमा दर्ज नहीं होता है, यही चीज वकीलों को समझने की जरूरत है।
हाँ, ये चीजें जो हैं ये वकीलों को भी समझने की जरूरत है और ये जज साहबान को भी समझने की जरूरत है। ये बहुत सेंसिटिव इशू है, लेजिस्लेशन का इशू है, इस पर तो बातचीत हो सकती है। जी लाली साहब। देख इतना ये हालात हमारे इतने बुरे हो गए हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूं कॉन्क्रीट एग्जांपल्स देके, एक कंपनी है जो इधर आना चाहती है, बिजनेस करना चाहती है, और वो कह रही है कि आपके लीगल प्रोसीजर्स, आपका कानून इतने आउटडेटेड हैं, इतना तकलीफ होता है, दिक्कत होती है और इतना टाइम हराम होता है कि हम जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं अब पाकिस्तानी कंपनियों के साथ, हम कहते हैं वन क्लॉज कि ये जुडिशियल, ये लंदन में या सिंगापुर में ये फैसला होगा। ये क्यों कर रहे हैं हम? इसलिए कि हमें पता है कि इधर इंसाफ नहीं मिलता, टाइम वेस्ट होता है। तीसरी बात, वो अब आप बताएं 20% बिजनेस ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है पाकिस्तान के साथ करने के लिए, इसीलिए कि ये अदालतें, ये कोर्ट्स, ये लॉ। मिसाल के तौर पे आपको एक छोटी बात, आपने कभी सुना है किसी और मुल्क में, अमेरिका में आपने सुना है कि कोई थाना जाता है? आप FBI को रिपोर्ट करना चाहते हैं? मैं जरा ब्रेक ले लूं, इसी पर फिर जरूरत है ना, इसी पर जरूरत है ना जो बात चीफ जस्टिस साहब ने की है कि इंसाफ का शोबा जो है ये पार्लियामेंट की तरजीह नहीं है। अगर आपने जुडिशियल रिफॉर्म्स करनी है तो पार्लियामेंट को भी इस पर सोचना पड़ेगा। ज़ाहिर जो अवामी नुमाइंदे हैं वो इसमें हेल्प आउट करेंगे, सोचेंगे, इस पर बहस होगी, लेजिस्लेशन होगी, जुडिशियल रिफॉर्म्स होंगी, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली बेहतर होगा। इसी पर बात करेंगे। उस्मान डार साहब भी हमारे साथ होंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अहमद अवैस साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं। आपने एडवोकेट जनरल पंजाब के ओहदे से मुस्ताफ़ी हुए, आपका मामला इतना सेंसिटिव कैसे हो गया? हाई कोर्ट ने आपका मुआफ़ी का दूसरा जो जवाब था उसको भी रिजेक्ट कर दिया। देखिए, मेरा दूसरा जवाब कोई नहीं था। मेरा जवाब बेसिकली ये था कि अब मैंने उनके जो नोटिस था फॉर कंटेम्प्ट, जी मैंने अभी तक उसका जवाब नहीं दिया था। अच्छा। और सिर्फ उनको चंद लाइनें लिख के दी थी उनके कहने के ऊपर कि देखिए, मैंने ना तो कोई कंटेम्प्ट की है, ना मेरा इरादा है। आई हैव ऑलवेज रिस्पेक्टेड द जुडिशरी, द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एंड आई ऑलवेज ऑनर्ड देयर ओपिनियन, एंड इट हैज़ नेवर एवर हैपेंड कि मैंने किसी जज की कोई तज़ील की हो या कोई ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की हो, और ना मैंने शाउट किया अदालत के अंदर, और ना मैंने कोई डेरोगेटिव ज़ुबान इस्तेमाल की। मैंने उनको लिख के दिया। ये कहने लगे नहीं थी आप माफ़ीनामा लिख के दें, और तहरीरी माफ़ीनामा लिख के दें, अनकंडीशनल। तो उसके ऊपर मैंने ये ज़रूर ये कहा, और वहाँ भी मैंने कहा देखिए, आई हैव नॉट कमिटेड एनी फॉल्ट। जो मैंने गलती नहीं की है और मैंने फॉल्ट नहीं है, और गलती अगर देखी जाए तो सारी की सारी इस अदालत की गलती है, तो मैं उसके लिए मैं क्यों अनकंडीशनल माफ़ीनामा लिख कर दूंगा। और बात ये थी कि वो आपको अगर याद आए तो ये जो मॉडल टाउन सोसाइटी, मॉडल टाउन के अंदर जो वाक़या हुआ था, ताहिल कादरी साहब, जब इसके ऊपर पुलिस ने बड़ी फायरिंग की और उसके अंदर इतने 14 लोग जो हैं वो शहीद हो गए, और उसके बाद 100 ज़ख्मी हुए। 2 दफ़ा GIT बनी, और उसके बाद वो क्योंकि वो शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, और वो उन्होंने एक उनको जैसे उनकी पसंद की वो रिपोर्ट थी वो उन्होंने हासिल कर ली। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप माफीनामा नहीं लिख के देंगे? जो अदालत का हुक्म है आप तहरीरी माफीनामा लिखे, आप नहीं लिखेंगे? मैंने नहीं, मैं सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि माफीनामा मैंने बिल्कुल इनकार किया, नहीं लिख के दूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैंने इस्तीफा दे दिया, मैंने आपको बताना कि मैंने आपने इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया आपने। बहुत शुक्रिया अहमद अवैस हमारे साथ है। उस्मान डार साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया उस्मान साहब आपका। उस्मान साहब, चीफ जस्टिस साहब ने कल ये बात की कि इंसाफ का शोबा जो है ये पार्लियामेंट की तरजीह नहीं है। जुडिशल पॉलिसी बेहतर बनाने के लिए सिफारिशात और तरमीम को पार्लियामेंट में पेश नहीं किया गया। बदकिस्मती से इस इंसाफ का जो शोबा है
ये हुकूमतों की प्रायोरिटी रहा ही नहीं है। अब तो आप लोगों की हुकूमत है, हमने नहीं देखा कि पार्लियामेंट में इस पर बात होती हो, इस पर बहस होती हो, कोई तरमीम पर, कोई कानून साजी पर। क्या कहेंगे आप? देखिए शाज़िया, मैं कोई लॉ का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस वक्त जो एक आम आदमी की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा इशू आज इंसाफ का ही है। लोग, अगर गरीब लोगों की मैं बात करूं, आम लोगों की बात करूं, वो सालों लग जाते हैं उनके केस सॉल्व होने में और वो अपनी जमीन जायदाद तक बेच देते हैं। और कुछ केसेस में तो ऐसा देखने को मिला है कि वो अल्लाह को प्यारे हो गए लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिला। मैं समझता हूं ये जो चीफ जस्टिस साहब ने मॉडल कोर्ट्स का जो डिसीजन लिया है, फैसला लिया है, बड़ा जबरदस्त फैसला है। और कम से कम एक जो कमी थी स्पीडी जस्टिस की, ये जरूर उसकी किसी हद तक एक कमी को पूरा करेगा। और मैं आपके प्रोग्राम में सुन रहा था, यहाँ वकला के इकोनॉमिक अटैचमेंट पे बात हो रही थी कि शायद वो इसलिए बाहर निकल रहे हैं कि उनको एज सच वो इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है जो एक लिंगर ऑन केसेस में है। 21 करोड़ आबादी होगी है पाकिस्तान की, और जिस तरह हमें सुन रहे हैं कि उतनी कोर्ट्स नहीं है, उतने जजेस नहीं है, तो इसमें नए वकला को भी चांस मिलेगा मॉडल कोर्ट्स में, और इसमें भी इकोनॉमिक बेनिफिट है। तो ये सोचना कि शायद मॉडल कोर्ट्स बनने से जो है वकला है उनके जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं शायद वो उनके उस तरह से नहीं रहेंगे, लेकिन कम से कम जो एक स्पीडी जस्टिस की जरूरत है, एक तेज इंसाफ की, सस्ते इंसाफ की जरूरत है। जुडिशल रिफॉर्म जरूरी है जिसमें अदलिया के साथ साथ हम तैयार हैं, आप लोगों को पार्लियामेंट को जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी। हम तैयार हैं। देखें शाजिया, हम तैयार हैं। हमारी तो जमात का ही नाम पाकिस्तान तरीके इंसाफ है। जिस जमात का नाम इंसाफ पे खड़ा हो, वो कैसे जुडिशल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, इंसाफ की बात नहीं करेंगे। मैं आ रहा हूँ, उस तरफ आ रहा हूँ। हलाली साहब 1 मिनट दीजिएगा। देखें, अपोजिशन वालों को तो फुर्सत ही नहीं है, वो इस करप्ट निजाम की सपोर्ट के लिए कंटेनर लेके सड़कों पे आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब को कितनी फुर्सत होती है कि वो पार्लियामेंट में आ जाएं इन अहम इश्यूज पर बात करने के लिए? हम तो कर रहे हैं। लगता है पार्लियामेंटेरियंस के लिए पार्लियामेंट में आना ही वही उनकी तरजीह नहीं है। मामला तो बड़ी दूर की बात है। वो पहले भी आ रहे हैं, आगे भी आएंगे। हम इस्लाहात पे काम कर रहे हैं, लेकिन जिस नंबर गेम्स की हलाली साहब भी बात कर रहे थे, हम समझते हैं कि अपोजिशन वाले स्पीडी जस्टिस के लिए जो एक आम आदमी की जरूरत है, हमारा साथ देंगे, तहरीकों से बाहर आए हमारा साथ दें पाकिस्तान के वसीले। तो फिर इन वकीलों को समझाएं जो 25 अप्रैल को जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर, फिर वकीलों को समझाएं ना, जो 25 अप्रैल को जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर। देखिए, मैं तो आपके लाइव प्रोग्राम में अपने तमाम वकला भाइयों से ये अपील करूंगा कि अपने इस फैसले पे नजरसानी करें, रिव्यू करें। देखिए, एंड ऑफ द डे चीफ जस्टिस साहब ने भी जो ये फैसला किया है, ये आम आदमी के फायदे के लिए किया है। चीफ जस्टिस साहब को इससे अपनी जात से कोई फायदा नहीं है। अगर उन्होंने ये फैसला लिया है, पाकिस्तानियों के लिए लिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे वकला अपने फैसले को जरूर रिव्यू करेंगे और ये जो 25 तारीख की कॉल है ये जरूर वापस ली जाएगी। गवर्नमेंट, जहां तक आपने हमारी बात की है, हम तैयार हैं, इस्लाहात के लिए भी तैयार हैं, अपोजिशन को भी दावत देते हैं, आए मिलकर जुडिशल रिफॉर्म्स करते हैं पार्लियामेंट में। सही। हिलाली साहब कुछ कह रहे थे। हिलाली साहब, 2 चीजें हैं। गवर्नमेंट को तो मैं सिर्फ ये कहूंगा, आपके पास ना अक्सरियत है, ना आप कोई कानून ला सकते हैं। जब तक आप जाके तो ऑपोजिशन को दावत दे रहे हैं, मक्खन नहीं लगाएं, मस्का नहीं लगाएं, और ऑपोजिशन नहीं आएगा। ऑपोजिशन आएगा जब आप उनके लिए कुछ काम करेंगे। ऑपोजिशन आएगा जब उनके खिलाफ जो ये केसेस हैं उन पे कुछ नरमी आएगी, जो आपको नहीं करना चाहिए। भूल जाएं, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, आप लोग हुकूमत चला नहीं सकते इस तरीके से। इस तरीके से हुकूमत नहीं। पीटीआई खुदा के लिए जाओ वापस अवाम के पास। देखिए शाजिया, मैं किसी हद तक लाली साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ। ये जो जिस मक्खन की ये बात कर रहे हैं, मसले की बात कर रहे हैं, वो इनके लिए करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। उनसे नजर हटा लें, उनके साथ मुकमका कर लें, जो माजी में हो रहे थे। नूरा कुश्ती जो हो रही थी, और प्राइम मिनिस्टर ने देखे पहले दिन ही कहा था ये सड़कों पे भी आएंगे, ये इकट्ठे भी होंगे और ये प्रोटेस्ट भी करेंगे। और मैं समझ रहा हूं कि पूरी कौम देख रही है कि किस तरह से ये लोग एक करप्शन बचाओ मुहिम की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि किसी तरह से भी जो इनके ऊपर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात हैं, कौम की नजरें हटाई जा सके और हुकूमत ब्लैकमेल करें, प्रेशराइज करें। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि इमरान खान ने जो पहली तकरीर में कहा था, ना एनआरओ होगा ना कोई मुकमका होगा, कौम देख रही है, वो डटे हुए हैं और वो अपने उस मौके पे खड़े हैं। ठीक है अमानुल्लाह साहब, सुप्रीम कोर्ट और आला अदालतों में इस वक्त
देखा जाए तो तकरीबन 3.5 लाख मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। मातहत अदालतों की बात की जाए तो तकरीबन 18-18 लाख से ज़ायद केसेस जो हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं। इस सारी सिचुएशन को अगर मद्देनज़र रखते हुए मॉडल कोर्ट्स का क़याम देखा जाए यकीनन एक अच्छा इकदाम है। सेक्शन 22A और 22B को देखा जाए तो वो भी अच्छा इकदाम है अदालतों से केसेस का बोझ ख़त्म करने के लिए। क्या आप समझते हैं या आप हमारे आज के प्रोग्राम में हमारे प्लेटफॉर्म पर ये बताते हैं कि वकला जो हैं अपना ये जो फ़ैसला है एहतजाज करने का इस पर नज़रसानी करेंगे? गुजारिश है कि हम तो कभी नहीं कहते हैं जो स्पिरिट है डिस्पोजल का उसके कोई भी खिलाफ नहीं, ना वकील खिलाफ है। और 22A का जो है वकीलों ने इसको कानून के अंदर नहीं लाया, ये तो हुकूमतों ने लाया। 1800 से लेकर आज तक ये चल रहा है, तो ये आज का कानून तो नहीं है। और उसके अंदर कोई कमी खामी है तो उस कमी खामी के वजूहत कई वजूहत हो सकती हैं। पहले आप पुलिस निज़ाम को ठीक करें, कोई इनकार ही न करे। आप पाबंद कर दें SHO किसी का FIR दर्ज करने से इनकार ही न करे। जो SHO इनकार कर दे उसके सज़ा दी जाए। क्यों? क्योंकि मुद्दे के खिलाफ सज़ा मौजूद है। अगर झूठा FIR हो जाए उसकी सज़ा कानून में मौजूद है। जब आप SHO के खिलाफ ये लिख दें कि आइंदा कोई FIR रिफ्यूज़ नहीं करेगा तो 22A की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप अपने निजाम को ठीक करने, वो निजाम को ठीक करने के बिल्कुल बजाय आप रास्ते बंद कर रहे हैं। ठीक है आपकी लोग बातें। जो है वकीला अपने फैसले पर नजरसानी करेंगे, ज्यादा एतमाद करते हैं। वकीला को अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। अदालतें अपने आप से शर्मिंदा क्यों हो रहे हैं? लोग पुलिस के बजाय अदालतों में आना चाहते हैं। या तो अदालतें जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस पाबंद कर दे पुलिस निजाम को ठीक करने कि कोई फरियाद। मैं कह रही हूँ आपकी बातें बिल्कुल ठीक है। पुलिस सिस्टम को भी ठीक होना चाहिए, उनको इंसाफ ठीक होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। भी नहीं होती है और उसके बावजूद अगर कोई शिकायत करो रास्ता या बंद करना चाहते हैं। आप रास्ते खुला छोड़ें और बातचीत करें, हालात वाक़यात को देखें। हर एक तैयार है काम करने के लिए। वकीला बिरादरी बातचीत के लिए तैयार है और अपना एहतजाज का फैसले पर नजरसानी कर सकते हैं आप लोग। मेरे सवाल का जवाब दे दें फिर मुझे क्लोजिंग देनी है। देखिए ये तो एक पाकिस्तान बार कौंसिल ने एक इज्तिमाई फैसला किया है, वो उनका प्लेटफार्म है, उस पर सोचेंगे। मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ। मैं इधर से कोई फैसला नहीं दे सकता हूँ, मगर मैं ये जरूर कह सकता हूँ इसमें किसी फरीक का भी बदनीयती नहीं है। दोनों चाहे अदलिया हो चाहे वकला हो, मगर इसके हल के लिए मुझे ब्रेक लेनी है। बहुत शुक्रिया अमानुल्लाह कुनरानी साहब आपका। अब मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, भारत में 11 अप्रैल से आम इंतखाबात के 7 मरहलों का जो सिलसिला है ये शुरू हो चुका है। इस इलेक्शन में हिंदू कौम परस्त भारतीय जनता पार्टी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपनी मौजूदा हुकूमत के तसलसल के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन आलमी नशरियाती इदारे मोदी की जीत को भारत में अक़लियतों ख़ास करके मुसलमानों के लिए अब ख़तरनाक करार दे रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में 11 अप्रैल को एक आर्टिकल छपा जिसमें ये कहा गया कि भारतीय मुसलमान रात के वक्त अकेले चलते हुए खौफ महसूस करते हैं, जबकि सियासत के ऊपर बात करना उन्हें बहुत महंगा पड़ सकता है। आर्टिकल में यह भी लिखा गया कि 2014 के इंतखाबात के बाद से बीजेपी ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया था और फिर इक़्तिदार में आने के कुछ अरसे के बाद ही सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हुआ। उनकी जायदादों पर कब्जे होने शुरू हुए, गाय की कुर्बानी पर उन्हें नुकसान पहुंचाया जाने लगा, उनकी जानें तक ली गई, यहाँ तक कि तारीख की किताबों से मुसलमानों के नाम तक निकाले गए। मुसलमानों के नामों पर हिंदुओं के नामों पर तब्दील किया गया और मुसलमान लड़कियों की जबरदस्ती हिंदुओं के साथ शादियां करवाई जाती रहीं। इसी तरह एक जर्मन अखबार लिखता है 8 अप्रैल को एक आर्टिकल में जिसमें यह बताया गया है कि एक हिंदू ग्रुप गाय के स्मगलरों की तलाश में गश्त करती रहती है और उनका यह मौक़िफ़ है कि तशद्दुद गलत तो है, लेकिन जब बात माँ के तहफ़्फ़ुज़ की हो वहाँ सब जायज़ है। मई 2015 से लेकर दिसंबर 2018 के दरमियान तकरीबन 100 मुख्तलिफ हमलों में 280 अफराद जख्मी हुए और ये ग्रुप इम्कानन ऐसे चंद हमलों में मुलविस रहा है। इसी तरह फाइनेंशियल टाइम्स भी लिखता है कि बीजेपी की हुकूमत आने के बाद न सिर्फ मुसलमानों बल्कि तमाम अक़लियतों के खिलाफ इक़दामात हुए।
जब से मोदी की हुकूमत आई। सवाल यह है कि सेकुलर भारत के मकरू चेहरे पर दुनिया भर की इंसानी तंजीमें आखिर खामोश क्यों हैं, और इंतखाबी जीत के बाद मोदी की इंतहा पसंदी में क्या और इजाफा नहीं हो जाएगा अगर ये होने वाले जो इंतखाबात हैं जो चल रहे हैं इसमें भी अगर बीजेपी जीत जाती है, मोदी एक बार और वज़ीर बन जाते हैं। इस पर बात करते हैं। और ये मकबूल जान साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आर्या साहब। और ये साहब अब इससे पहले भी आलमी अखबार लिखते रहे, आलमी जरीदे लिखते रहे, खुद भारतीय अखबार इस हवाले से बहुत ज़्यादा लिखते रहे कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बरसर इक़्तिदार आने के बाद मुसलमानों पर जो मज़ालिम थे उसमें 100% इजाफा हुआ। ये और अब न्यूयॉर्क ने जो आर्टिकल छापा उसमें ये लिखा कि पिछले 5 सालों के दौरान बीजेपी हुकूमत की जो पॉलिसीज़ चल रही हैं इन्होंने मुल्क में ख़तरनाक तकसीम पैदा कर दी है। फिर एक और अखबार लिखता है कि भारतीय इंतखाबात में कौम परस्त जमात भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी बतौर वजीर आजम जाहिर है दूसरी मुद्दत के ख्वाहा हैं और सेकुलर सोच और मुआशरे के बदले हिंदुओं के तर्ज जिंदगी को आम करने के एजेंडे पर कोशिश कर रहे हैं। आपको भी लगता है कि मोदी के लिए एक और मुद्दत भारत को एक मुकम्मल हिंदू रियासत की तरफ धकेल देगी, मुसलमानों का जीना और दोभर हो जाएगा अगर मोदी एक बार फिर से वजीर आजम बन जाते हैं? देखिए, ये इलेक्शन जो है ये भारत के आखिरी सेकुलर इलेक्शंस नजर आते हैं। अच्छा। और इसके लिए आज से नहीं 1925 से काम शुरू हुआ था। 1925 में जब आरएसएस बनी है नागपुर में, तो उसके 2 बड़े रहनुमा थे, एक था गोलवालकर और एक था सावरकर। इन दोनों ने इस बात का ऐलान किया था कि हम बहैसियत हिंदू इस सेकुलर नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते कि एक इलाके में खा वो ईसाई रहते हों, यहूदी रहते हों, हिंदू रहते हों, सिख रहते हों, मुसलमान होते हों, वो एक कौम होते हैं। नहीं, वो कहते हैं ऐसा नहीं है। भारत जो है ये बेसिकली देवताओं की सरजमीन है और इस देवताओं में सिर्फ देवताओं के मजहब को मानने वाला ही रह सकता है, या वो कौमें रह सकती हैं कि जब जहां देवता नाजल हुए थे तो वो कौमें यहां आबाद थी, जैसे राजपूत हैं, जैसे जाट हैं, जैसे और दूसरे कौमें, इलाकाई कौमें जो हैं। तो इस दौरान वो कहते ये हैं कि हमने इस सेकुलर रियासत को नहीं मानना। 1947 में जब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था तो उन्होंने उसका बाइकाट किया। उन्होंने कहा हम इस सेकुलर काइन को नहीं मानते जो अम्बेडकर, नेहरू और ये कर रहे हैं। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को मिलिटेंट किया, बकायदा ट्रेनिंग्स होती थी वहां पर, बकायदा लोगों को असला सिखाया जाता था नागपुर के अंदर, यहां तक कि वहां उन्होंने बकायदा मुसलमानों के बना था कि जब मुसलमानों के मस्जिदों के सामने से गुजरना है तो रथ वाले जो है अपना माइक बंद कर देते थे पूजा का, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। वो जानबूझ के मस्जिदों के सामने ये किया करते थे। 1980 के अंदर उन्होंने अपना पॉलिटिकल विंग बनाया जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी। पहले इलेक्शंस में उसको सिर्फ 2 सीटें मिली। फिर उसके बाद उन्होंने राम मंदिर का इशू उठाया कि राम की जन्मभूमि को तामीर करेंगे, और फिर उन्होंने एनडीए की गवर्नमेंट बनाई, फिर उसके बाद वाजपेयी की गवर्नमेंट बनाई, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम भारत के आइन को बदल देंगे। आइन को बदलने के लिए 3 चीजें चाहिए। नंबर 1, राज्यसभा में उनकी 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, जो कि उनको मिल चुकी है क्योंकि वो रियासतें मुंतखब करती हैं और रियासतों ने राज्यसभा की 2/3 मेजॉरिटी उनको दे दी है। 50% से ज्यादा सीटें होनी चाहिए, 50% से ज्यादा रियासतें उनके पास होनी चाहिए। इस वक्त 70% से ज्यादा रियासतें उनके पास हैं, बल्कि 80% से भी ज्यादा साथ हैं। अब उनको लोकसभा के इलेक्शंस में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अगर ये 2/3 मेजॉरिटी आ गई तो उनका पहला काम यह है, को कहते ये है कि जो 23 करोड़ मुसलमान हैं उनमें जो लोकल जातों वाले मुसलमान हैं, अगर वो घर वापसी करते हैं, यानी अपना हिंदू धर्म दोबारा अख्तियार करते हैं, तो वो नेशनैलिटी ले सकते हैं। और बाकी जो मुसलमान हैं जिनमें मुगल हैं, अराई हैं, उसके बाद सैयद हैं, कुरैशी हैं, दूसरे तीसरे जितने भी हैं, ये वापस उनको हम भेज देंगे, वरना हम इनको नेशनैलिटी नहीं देंगे। इसका तजर्बा उन्होंने रोहिंग्या के साथ करके देख लिया है बर्मा में। 20 लाख रोहिंग्या हैं, कोई नेशनैलिटी नहीं है और दुनिया में कोई उनको नेशनैलिटी देता भी नहीं है इस वक्त। इसका मतलब यह है कि अगर इस वक्त मोदी इलेक्शन जीत जाता है तो मुसलमान और क्रिश्चियंस, ये 2 ऐसी अकलियतें होंगी कि जिनको भारत में कोई सिर्फ रह सकेंगी, उनको कार्ड नहीं मिलेगा, बिल्कुल सही। इसका मतलब अगर मोदी का जीतना जो है वो साफ इशारे दे रहा है हिलाली साहब के मुसलमानों पर जिंदगी और तंग होने वाली है भारत में। जी हाँ, तो ये अगर बात सही है और यह मकबूल जान ने एक हिस्ट्री दिया है
हिस्ट्री ऑफ इमर्जेंस ऑफ हिंदू फंडामेंटलिज्म, आप तो मेहरबानी से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को पूछें ना कि वो क्यों समझ रहे हैं कि अगर मोदी जीत जाएगा तो इधर सब चीज बेहतर हो जाएगा। वो क्यों समझते हैं कि कश्मीर का मसला सेटल हो जाएगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को किसने कहा था ये स्टेटमेंट देने के लिए? क्या वो पढ़ते हैं हिस्ट्री इंडिया की? क्या वो जानते हैं कि रोज मुसलमान मारे जा रहे हैं, रोज जब से मोदी आया है? क्या वो ये कॉलम्स जो आपने जिक्र किया, क्या इनको ये कॉलम्स पढ़ते हैं? सही, पढ़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। माय गॉड, ये हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया वर्सेस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, सही है, ये तो होना है। ये जंग जो मैं कहता हूं आपको, और मैं कब से कह रहा हूं, आप जानती हैं, ये होगा इसलिए कि मोदी का इट हैज टू बी। दूसरी बात, अगर मैं खत्म करता हूं इस बात पे, एक बात पे मैं कह दूं, मोदी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को अगर टाइम है, मैं बहुत शुक्रिया हिलाली साहब, प्रोग्राम सही, बहुत शुक्रिया हिलाली साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया और ये सब हमारे साथ थे। नाज़रीन, प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।